अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं राफिया शेख की कलम से तहरीर करदा नावल द अर्थ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एम्मा ने सर हाँ में हिलाया। सिली गर्ल। मीराम ने जाते हुए अपने हाथ की 2 उंगलियां उसके सर पर मारी और कहता हुआ मुस्कुराते चला गया। एम्मा ने दरवाज़ा बंद करके पेट पर हाथ रखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ, जैसे काफ़ी टाइम बाद सुकून महसूस हुआ हो। सैडो का दिल अब किसी काम में नहीं लगता था। उसे उम्मीद थी वो लड़की वापस आएगी, वो दोबारा और देखेगा उसे। वो जहाँ भी होगी सैडो उससे ज़रूर मिलेगा। सैडो पूरी तरह पढ़ाई में गर्क रहता था ताकि वो एमआरआई को भुला सके। जोश तो वापस से अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। उनकी ज़िंदगी में वैसे भी परेशानियाँ बहुत थीं। सैडो की तालीम मुकम्मल होने तक उन्हें उस ज़ईफ़ी में भी काम करना था और वो बिना अपनी परवाह किए कर रही थी। उन्हें एमआरआई के जाने का ज़्यादा दुख नहीं था, बस फिक्र थी वो जहाँ हो ठीक हो। उनके मुताबिक तो एमआरआई गूंगी बहरी थी। छोटे से मकान में वो दोनों बेकैफ सी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अच्छे वक्त के आने के गुमान भी होता था, लेकिन उन्हें अभी उस वक्त से बहुत लड़ना था। वो सैडो को समझाती थी अगर कोई हालात बदल सकता है तो वो सैडो की मेहनत है। सैडो उन दिनों बहुत से काम कर रहा था ताकि वो अपनी ग्रैनी की मदद कर सके, और जब सबसे ज़्यादा जो उसे चाह थी वो एमआरआई से मिलने की थी, उसे देखने की। उसने सोचा था अगर अब कहीं वो मिली तो सैडो उसे अपने पास रख लेगा, दुनिया से छुपा लेगा। वो उसका ही है। वो जगह जगह काम के लिए इंटरव्यू देता फिर रहा था। पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन उसे जॉब भी करनी चाहिए थी। अगर कभी वो लड़की लौटी तो वो उसे उस छोटे से घर में तो नहीं रखेगा ना। वो सब प्लान तैयार किए हुए बैठा हुआ था, एमआरआई का इंतज़ार कर रहा था। वो खादम चप्पा चप्पा उस लड़की को ढूंढ चुका था, लेकिन उसका कुछ मालूम नहीं हो रहा था। उसके बॉस को जल्दी ही रिपोर्ट चाहिए थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा था, ना ही होता हुआ नज़र आ रहा था। उसे जल्द अज जल्द कुछ और लोगों को भी उस लड़की को तलाश करने का काम देना चाहिए था। हो सकता है वो लड़की किसी दूसरे मुल्क में हो। अगर वो किसी दूसरे मुल्क में भी हुई तो उसे पकड़ना नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके बॉस के ताल्लुकात बहुत ऊंचे थे। वो मोबाइल पर नंबर प्रेस करते हुए पब्लिक प्लेस की एक बेंच पर बैठा हुआ था। सर मोबाइल पर झुका हुआ था। उस लड़की की पिक्चर थी, लेकिन वाजिया नहीं थी। उसने काफ़ी दफ़ा सही और वाजिया चेहरे के साथ तस्वीर लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो सर को छुपाए रखती थी, इसलिए वो नाकाम ही रहा। वो तस्वीर कुछ लोगों को सेंड करने के बाद अब उस तस्वीर से मुताल्लिक डिटेल लिख रहा था। सब काम करने के बाद वो उठा और पैंट की पॉकेट में मौजूद मोबाइल को अड़ेसता हुआ चला गया। शहरयार थका हुआ रात को लौटा था। ऐसा लगता था वो किसी परेशानी में घिरा हुआ है, लेकिन उसका जिक्र नहीं कर रहा। नज़ालिया पूछ पूछ कर अब थक चुकी थी, इसलिए अब बस सब ठीक होने की दुआ कर रही थी। मारूत हस्बे मामूल स्कूल जा चुका था और बरका को बेबी सीटर संभाले हुए थी। सुबह के 10 का टाइम था। शहरयार भी ऑफिस जा चुका था। माँ कामिल और हुमायूं देर से ब्रेकफास्ट के लिए उठे थे। वो अमूमन देर से ही उठा करते थे। हुमायूं ने अपने काम का बोझ दोनों बेटों पर डाल दिया था और अब मुकम्मल आराम के ख्वाहिशमंद थे। अपनी ज़िंदगी के ये लम्हात बस अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहते थे, या कभी मौका मिलता तो बाहर सैर व तफरीह के लिए दोनों निकल जाते। घर में रहते तो अपने पोती पोते के नटखट हरकतों बातों पर मगन होते। माँ कामिल ने एक मेड अरेंज कर ली थी, लेकिन वो 2 से 3 दिन बाद आनी थी, इसलिए माँ कामिल ब्रेकफास्ट बनाने किचन में मौजूद थी। कुछ देर बाद रफ से हुलिये में नज़ालिया बाहर आई। हुमायूं साहब को गुड मॉर्निंग विश करती किचन में चली आई। गुड मॉर्निंग मामा, मैं बना देती हूँ ब्रेकफास्ट, आप बाबा के साथ बैठें। नज़ालिया ने जल्दी से किचन में पहुंचकर रफ इधर उधर फैले बालों का जूड़ा बनाते फ़ौरन किचन संभालने के लिए आते साथ माँ कामिल को किचन से निकालने लगी। हाँ, आज हम बहू के नाज नखरे उठाएंगे। वैसे हम तो समझे आप क्लिनिक के लिए निकल गई होंगी। खैरियत तो है? क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? उन्होंने नज़ालिया के मुरझाए हुए चेहरे को देखते परेशानी से पूछा। जी मामा, बस थोड़ी थकन सी महसूस हो रही है।
सोच रही हूँ जॉब छोड़ दूँ और आप नाज ना करे दिखाएं। उठाएं नहीं, पाकिस्तानी सास बने थोड़ा। नज़ालिया भरपूर अंगड़ाई लेती वहीं कुर्सी घसीट कर बैठ गई। साथ हंसते हुए प्लेट उनको थमाते हुए उनके नाज नखरे वाली बात पर खुश हुई। इतनी प्यारी बच्ची है मेरी, कैसे सासों वाला रवैया रखूं? और मैं रवायती सास थोड़ी हूँ जो बहू पर प्रेशर डालकर उसे प्रेशर कुकर बना कर रखूँ। आज मैं ये करूँगी, कल को कोई मेरे साथ उससे बुरा करेगा। जॉब क्यों छोड़नी है? 1-2 मंथ का ऑफ ले लो। वो तो रवायती सास बनने का सोचते हुए ही खौफसदा हो गई थी। उन्होंने हमेशा नज़ालिया को बेटी माना था और इतना ही प्यार भी करती थी। बेटी नहीं थी लेकिन बेटी की सूरत में बहू तो थी ना, वो भी इतने लायक होने के साथ साथ फर्माबरदार। माथे पर एक शिकन लाए बिना काम करती थी। मामा आप तो सीरियस ही हो गई। आप अगर कभी सासू माँ बनकर ऑर्डर भी देंगी तो बुरा नहीं लगेगा। आपने हमेशा बेटी जैसा मान दिया है, ये बात तो मैं हरगिज़ भी नहीं भूल सकती। वैसे मामा, मैं सोच रही थी मीराम की वाइफ में और मुझ में ज़रूर फाइट हुआ करेगी कि माँ कामिल किससे ज़्यादा प्यार करती हैं, छुटकी बहू से कि बड़की बहू से। वैसे ये आइडिया अच्छा है, 1 मंथ का ऑफ। नज़ालिया मुसलसल हंसते हुए उन्हें भी हंसा रही थी। तबीयत का बोझलपन उसे दूर होता हुआ महसूस हो रहा था। उसे माँ कामिल का मशवरा भी पसंद आया था। वह बातें करते हुए मज़ेदार से नाश्ते से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। हमायूं भी माँ कामिल और नज़ालिया की बातों का हिस्सा बने हुए थे। नाश्ते के साथ चटखारेदार बातों पर हंसते सुबह सुबह ताज़ा दम हो गए। मीराम और कुकी जा चुके थे और एमआर आया हुंजर को कोकी के अपार्टमेंट में कैद किए हुए था। वो दोनों सुबह सुबह जा चुके थे। बाहर से दूसरी चाबी से मीराम ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। कुकी ने बार बार कहा वो अपने रूम लाउंज की हालत देखना चाहता है, लेकिन मीराम ने उसे अपार्टमेंट में जाने ही नहीं दिया। मीराम जानता था वो अभी भी सो रही होगी। उसे भी रात में उठने की आदत थी और वो अगर उनकी आहट पर उठ जाती तो शायद साथ चलने की जिद करती। और मीराम कल सबकी गड़ी नज़रें देख के बाद उसे वहाँ ले जाने की गलती दोबारा नहीं कर सकता था। इसलिए कोकी के लाख गुजारिश करने के बावजूद मीराम ने कानों में तेल डाल लिया और बिना उसे उसकी रिहाइश की हालत दिखाए ले गया। शायद अपने अपार्टमेंट की हालत कोकी देख लेता तो गश खाकर बेहोश भी हो सकता था। एमआर आया जब उठी तो दरवाज़ा खोलते पहली फुर्सत में मीराम के अपार्टमेंट में जाना चाहती थी, लेकिन बाहर से लॉक्ड दरवाज़ा उसका मुंह चढ़ा गया। वो वापस आती हुंजल को ढूंढने लगी। वो शायद ऊपर टेरेस पर थी। कंफर्टर बेड से नीचे झूल रहा था। एक कुशन ज़मीन बोझ जबकि दूसरा बेड पर पड़ा था। रात खाए गए सब चीज़ों के डब्बे चूंके तू पड़े थे। वो वहाँ की इतनी बुरी हालत देखती किचन में आई, जहाँ खाना बनाने का सारा सामान मौजूद था। वो मुंह पर हाथ रखती जमाई रोकती हुई अपनी लंबी आस्तीनों से मुंह पोंछने लगी। फिर कुछ सोचकर शावर लेने चली गई। जब फ्रेश सी बाहर आई तो काफ़ी अच्छा फील करने लगी। उस ड्रेस की आस्तीनें भी काफ़ी लंबी थी। हाथों की उंगलियां भी मुश्किल से दिखाई देती थी। वो ढीली सी शर्ट घुटनों तक आ रही थी। ब्लैक पैंट पर रेड शर्ट पहने हुए एक मॉडर्न गुड़िया लग रही थी। वो अपनी खूबसूरती से पूरी तरह बेनियाज थी। ना ही उसे इस अर्थ पर कोई अब तक खूबसूरत लगा था। कोकी और मीराम जल्दी वापस आ गए थे। एमा, जो कि अपनी पावर से गायब होने का सोच ही रही थी, कि होलकी में घूमती चाबी महसूस करते लब भींच गई और मायूस होती किचन की स्लैब पर बैठ गई। गोल्डन बालों को खुला छोड़ा हुआ था। ना ही उन्हें सुलझाने की कोशिश की गई थी और ना ही उन्हें संवारने में उसे कोई दिलचस्पी थी। वो मुंह फुलाए भूख से बेहाल होती पाँव झुलाते हुए स्लैब पर बैठी उनके अंदर आने का इंतज़ार कर रही थी। ओह वाओ एमराया, यू लुकिंग सो प्रीटी। कोकी के मुंह से उसे देखकर बेसाख्ता निकला था। मीराम, जो कि उसके पीछे हाथों में शापर लिए आ रहा था, कोकी की पुरजोश सी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी, जिस पर वो कोकी की पुष्ट को घूर कर रह गया। वो तो एमा को देखने में मगन था। कोकी, बातें बाद में, पहले कुछ खाना वगैरह बनाओ। एमा ने उसकी तारीफ पर बिना कोई लबों पर मुस्कुराहट से जाए यह खुश होते हुए उसे कहा तो कोकी मीराम की जानिब बढ़ा। जितनी प्रीटी तुम्हें राया लग रही है ना, उतना ही प्रीटी तुम्हारा लाउंज और बेडरूम हो रहा होगा। मीराम ने उसके पास किचन में पहुंचते हुए बेतासुर चेहरे समेत कहा।
तो कोकी गैलरी से गुजरता लाउंज में पहुंचा और बेसाख्ता उसके चीख बरामद हुई थी। उसकी चीखों पर मीराम एमा को देखता मुस्कुरा रहा था। उसे 100% यकीन था वो घर से लेकर खुद को गंदा करने में कितनी माहिर थी। मीराम ने घर ले जाने वाली बात पर माथा मसला। उसे अगर घर गंदा करने की आदत थी तो वो आए रोज़ भाभी से उसकी भी क्लास लगवाया करेगी। वो पैर झुलाती हुई अचानक जंप लगाकर नीचे उतरी और शॉपर्स झपट कर लाउंज में ले गई। मीराम किचन से प्लेट, चम्मच, बाउल समेत ज़रूरत की चीज़ें लेता लाउंज में पहुंचा। लाउंज जिस हालत में मीराम रात में छोड़कर गया था वो अब भी वैसा ही था। मीराम ने गुस्से से एमा की जानिब देखा, जबकि कोकी रोनी सूरत बनाता सदमे से अपने घर की बुरी हालत देख रहा था। एमा शॉपर को पूरी दिलजमी के साथ देखते हुए उसमें से सामान निकाल रही थी। इससे पहले वो शॉपर में मुंह खाना शुरू करती, मीराम ने जल्दी से उसे दूर किए। तमीज़ से खाना है तो खाओ, वरना भूखी रहो। उस बेचारे की हालत देखो, सदमे से गूंगा हो गया है। लड़की होकर इतनी बुरी हालत रखती हो चीज़ों की। मैं और कोकी इस माहौल में खाना नहीं खा सकते। हमारी तबीयत पे ये बात गिरा गुजरेगी। लिहाजा अगर तुम्हें भूख लगी है तो इस लाउंज बल्कि पूरा अपार्टमेंट चमकता हुआ वैसे वापस करो जैसे तुम्हारे यहाँ आने से पहले था। और जब ये सब कर लो कि तो खाने को जो मांगोगी मिल जाएगा। चलो कोकी, मेरे अपार्टमेंट में आज बहुत मज़ेदार बिरयानी बनवाई है, मिलकर मज़े से खाएंगे। वो उसे अपनी बात खुरदरे अल्फाज में कहता कोकी को सदमे में घर देखकर अपने साथ ले गया। उसे मालूम था एमा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन भूख हरगिज़ नहीं कर सकती। और जाते हुए टेबल के नीचे पड़ा लावारस मोबाइल उठाता ले गया ताकि वो कुछ ऑर्डर ना कर सके। वो रूम से मोबाइल ले तो आई थी, लेकिन हबड़ दबड़ में उसे वहीं फेंक गई। वो आंखें निकाले उन दोनों को जाता हुआ देखने लगी। फिर पलटी तो देखा, हुंजल मुस्कुराती आंखों से उसे देख रही थी, जैसे उसे यहाँ होने वाला सीन बहुत पसंद आया हो। एमर आया, जल्दी से सफाई कर लें वरना मेराम आपको भूखा रखेंगे, हुंजल कहती दुम हिलाती हुई मेराम के अपार्टमेंट की जानिब चल दी। पीछे एमा उस सितम ज़रीफ़ी पर उन 3 मखलूक़ात पर पेचोताब खाकर रह गई और फिर मुस्कुराई, हाथ इधर उधर झुलाती 5 मिनट में पूरे घर को चमकाती मेराम के फ्लैट की बेल बजा दी। क्योंकि देख कर आओ, राया ने तुम्हारे अपार्टमेंट को साफ़ भी किया या बस खाने के लिए भागी चली आई है। मेराम एमा को घूरते हुए कोकी से मुखातिब हुआ, जिस पर कोकी जी सर कहता हुआ अपने अपार्टमेंट की जानिब दौड़ा। एमा जब वहाँ पहुँची तो इतनी जल्दी सफाई करके आने पर मेराम और कोकी शॉक्ड हुए, लेकिन हुंसल तो जानती थी वो काम हरगिज़ भी खुद नहीं करेगी। ऊट पटांग कामों के अलावा एमा कोई काम नहीं कर सकती थी। लेकिन ऐसा कब तक होता? कभी ना कभी उसके काम ये जादू और उसकी पावर नहीं आनी थी। एमा मेराम की घूरियों को इग्नोर करती सामने टेबल पर सजे खाने पर नियत लगाए खड़ी थी। वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी, इतनी कि अगर कोई उसे गलत निगाह से देख लेता तो वो मैली हो जाती। मेराम ने नज़रें चुराई। कोकी चीखता हुआ शॉक्ड सा वापस लौट आया। सर, सब परफेक्ट है और पहले से ज़्यादा साफ़ सुथरा है। मतलब मैं भी इतना अच्छा नहीं रख पाता अपना अपार्टमेंट जितनी अच्छी सफाई एमआर आया करके आई है। मतलब वो सब आपने किया इतनी जल्दी, कैसे? वो अपनी हैरानी छुपा नहीं पा रहा था और हैरान परेशान सा मेराम को बताते हुए शॉक्ड नज़रों से देख भी रहा था, जबकि एमा ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए और मेराम के बिल्कुल पास जाकर बैठी, खाने का सामान प्लेट में निकालने लगी। इतने गंदे तरीके से वो खाना निकाल रही थी कि मेराम ने उसके हाथ से प्लेट खींच ली। व्हाट द हेल इज़ दिस? राया, थोड़ा दूर बैठा करो ना, क्यों बार बार इतना करीब हो बैठती हो? उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए थोड़े से फासले पर खिसक कर उससे कहा, तो वो भी थोड़ा दूर हटी। वो बार बार भूल जाती थी और उसके करीब जाने से मेराम चिढ़ता था। ये देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ खाना, और कितनी सफाई से। मेराम ने उसे दिखाते चम्मच को बाउल में घुमाते बिरयानी निकाली और बहुत गौर से देखती गर्दन हिला रही थी। मेराम ने चावल से प्लेट भरकर उसे थमाई और फिर अपने लिए खाना निकालने लगा। कोकी ने भी अपने लिए निकाला। अब एमा चम्मच को पूरा भरती बुरी तरह खा रही थी। मेराम ने उसका मुंह तक जाता हाथ सख्ती से थाम लिया। मेराम को उसे अपने साथ लेकर जाना था और जिस तरह की उसकी हरकतें थी, नज़ाली और माँ कामिल ने दूसरे दिन ही चलता कर देना था। इसलिए ये सर दर्द भी अब मेराम का था कि उसे मैनर्स सिखाए।
मेराम की आदत थी किसी के पर्सनल्स में नहीं घुसता था, लिहाजा उससे ये भी नहीं पूछा वो और इल मैनर्ड और रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करती, क्या वो बचपन से ऐसी है। लेकिन मेराम को उसकी हाल से मतलब था। एमा का हाल प्रेजेंट उसे मुतासिर करता था। ये देखो मैं कैसे चम्मच पकड़ रहा हूँ, और अगर स्पून में चम्मच के ज़रिए चावल ना आए तो दूसरे से ऐसे करके पहले चम्मच में भरो और अंगूठे को ऊपर रखकर पहले उंगली नीचे रखो। अब मुंह में डालो और स्लो स्लो चबाओ। चबाते हुए मुंह खुला हुआ ना हो कि मुंह के अंदर मौजूद खाना नजर आए। गॉट इट? वो बताते हुए साथ साथ करके भी दिखा रहा था। कोकी भी मेराम को फॉलो करता हुआ खा रहा था, लेकिन उसे याद आया वो तो इन मैनर्स से वाकिफ़ है। एमा ने वैसे ही प्रोसेस दोहराते हुए खाया, लेकिन उसमें टाइम लग रहा था। मेराम ने जब दोबारा उसे पटरी से उतरते देखा तो प्लेट ही छीन ली, जिस पर एमा ने उसे यकीन दिलाया वो वैसे ही खाएगी जैसा उसने बताया है। तो मेराम ने भी थोड़ी नरमी दिखाई। चाय एमा को देने पर उसने पीने से मना कर दिया, लेकिन वो पी सकती थी, उसके लिए सिर्फ खालिस पानी नुकसानदेह था। अलबत्ता उसमें कुछ मिलाकर खाया पिया जाता तो पानी एमा पर असर नहीं करता था, लेकिन एमा को ये बात मालूम नहीं थी। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह अपनी अंगूठी के लिए परेशान थी। मेराम को शाम फिर से शूटिंग पर जाना था, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए उन तीनों को अपने अपार्टमेंट से भगा दिया और ख़ुद पुरसकून और खामोश माहौल में आंखें मूंद गया। वो तीनों कोकी के अपार्टमेंट में जा चुके थे। वीरा, यू आर अमेजिंग। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सिस्टर। तैमूर ज़रा से ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वजह सिर्फ यही थी, वीरा ने अपने फैमिली को तैमूर की शादी के लिए मना लिया था। अब तैमूर खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करते हुए बार बार वीरा की तारीफ किए जा रहा था। वीरा ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। बस मेरे भाई, ये दुआ करो कि मेराम से भी मेरा कोई रिश्ता बन जाए। अब तो उसे देखे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे मैं दुबई जाने की कोशिश में हूँ, लेकिन माम को कौन समझाए, किस तरह राज़ी नहीं हो रही। कहती हैं यहाँ फैला हुआ, अपना काम करो पहले। वीरा की चमकती आंखें मेराम के जिक्र पर उदास हुई थी। तो सही तो कह रही हैं वीरा, तुम एक दिन में 2-3 मीटिंग्स करती हो, फॉरनर्स को कन्वेंस करती हो। अगर ऐसे में तुम यहाँ नहीं होगी तो सारा बर्डन मॉम और डैड पर आ जाएगा। नो वे, जो काम तुम्हारा है वो तुम ही कर सकती हो। अगले 7-8 महीने तक तो डैड भी तुम्हें हिलने नहीं देंगे। कंपनी से बहुत शौक चढ़ा था ना डैड की कंपनी का एमडी बनने का, अब भुगतो। तैमूर उसके दुबई जाने वाली बात पर लब भिंच गया। वो अपनी बहन की मेराम के हाथों इससी नाकदरी नहीं देख सकता था, जबकि उसके मुताबिक वीरा लाखों करोड़ों में एक थी। तैमूर के अलावा बिजनेस को तीनों माँ बेटी मिलकर रन कर रहे थे। वीरा की जहानत उनकी कंपनी के बहुत काम आ रही थी। अलबत्ता वीरा की मदर कम ही ऑफिस जाती थी, ज़्यादातर मीटिंग्स और पार्टीज़ का हिस्सा होती थी। वो बहुत सोशल थी, भी किसी की पार्टी में गई हुई थी। उनके पास बात करने के लिए एक ही मौजू होता था, पार्टीज़ या बिजनेस। वो हबीबा के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थी, लेकिन वीरा ने कैसे मनाया ये सिर्फ वीरा ही जानती थी। उनके आगे कौन सा तुरुप का पत्ता फेंकना था वो मान गई थी। वीरा दुबई न जाने पर बेहद उदास थी। उसे मेराम को देखना था, बात करनी थी। ना वो कॉल उठाता था, ना ही मैसेज का वो आदमी एमआरआई की पिक्चर्स मुख्तलिफ लोगों को भेजकर उसे तलाश करने का हुक्म सादिर कर चुका था, और उसके आदमी एमा को जगह जगह जहाँ जहाँ मुमकिन था वहाँ ढूंढ रहे थे। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं, 50 के बीच में भी हो तो उसके अलग लुक से पहचाना जा सकता था। चप्पे चप्पे में ढूंढते वो लोग उस लड़की के मिलने के मुंतज़िर थे जिसने उन लोगों का सुकून बर्बाद कर रखा था। अगर वो उन लोगों को मिल जाती तो वो लोग एमा के साथ क्या करते? क्या वो उसे नुकसान पहुंचाता या उसे कैद कर लेते? अगर एमा को मालूम होता तो वो उसके साथ क्या करते, तो एमा कभी मेराम के घर से भी बाहर नहीं निकलती। सबसे महफूज जगह इस वक्त मेराम की जगह थी, लेकिन उसे अभी मेराम की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं था। जब तक अंदाज़ा होता शायद देर हो चुकी थी। मेराम और कोकी शाम में दोबारा चले गए थे, और कोकी एमआरआई के लिए खुद अपने हाथों से अपने फ्लैट की सफाई पर खुश होते 3-4 डिशेस तोहफे के तौर पर बनाकर देकर गया था, जिससे मेराम ना वाकिफ था।
एमा खुशी से झूम ही उठी थी। उसे मेराम से ज़्यादा कोकी पसंद आया था, खुश मिजाज, हंसता मुस्कुराता हुआ। बेतासुर मेराम एमा को कुछ खास पसंद नहीं आया था। वो मुख्तलिफ चैनल्स आगे पीछे करती उकता चुकी थी। रात के 12 बज रहे थे और वो दोनों अभी तक नहीं आए थे। हुंजल पड़ोसियों के घर तांका झांकी करने के लिए निकली हुई थी। एमा ने बंद दरवाजे को देखा, फिर मुस्कुराते हुए प्लेट को किचन से बैठे बैठे डिश से उसमें चाइनीज़ राइस निकालती अपने पास ले आई। वहीं बैठे बैठे मीराम के सिखाए मैनर्स के मुताबिक खाने लगी, लेकिन इस बार स्पीड काफ़ी तेज़ थी। 4 प्लेट फिनिश कर लेने के बाद उसे अपनी अंगूठी की तलाश याद आई। उसने इस बार दुबई की सड़कों पर तलाश करने का सोचा। पहले जिस एरिया में थी वहाँ तलाश कर लेने के बाद दीगर शहरों का रुख करना था। अपने सिग्नल से वो हुंजल तक पैगाम छोड़ चुकी थी कि वो बाहर जा रही है। लंबा कोट पहनती वो चुटकी बजाते गायब हो चुकी थी। कभी कहीं टहलती ढूंढती सड़कों पर फिरती गायब होती, यही करती रही। शारजा से अबू धाबी तक का सफ़र कर चुकी थी, इसलिए वो वापस शारजा आई तो सामने से आती गाड़ी को नहीं देख पाई और उससे टकराती के गायब हो गई। मेराम जो किसी के अचानक सामने आने पर ब्रेक लगाते हुए उसे बचा रहा था, अचानक उस वजूद के गायब होने पर खौफसदा सा हो गया। कोकी अलबत्ता नीम गनूदगी में था, वो नहीं देख पाया था, लेकिन मेराम के लिए ये सब देखना उसे परेशानी और खौफला कर गया। वो पेशानी मसलता कोकी को देखने लगा, जो आंखें बंद किए फ्रंट सीट पर बैठे नीमदराज था। उसे गाड़ी के झटका लेने का भी मालूम नहीं हुआ। मेराम दोबारा गाड़ी स्टार्ट करता हद से ज़्यादा परेशान इधर उधर देखते हुए खौफ का शिकार था। बस वो जल्दी जाकर ब्लैक कॉफ़ी पीकर अपने हवास को काबू में करना चाहता था। अभी पेश होने वाला मंजर काफ़ी डरा देने वाला था और वाकई मेराम पहली बार इतने खौफ का शिकार था। मेराम कोकी को अपने रूम में छोड़कर काफ़ी देर कॉफ़ी की सिप लेते हुए टहलता रहा। परेशानी से उसका बुरा हाल था। वो क्या अब जागती आंखों से भी ख्वाब देखने लगा था? क्या था वो पहले, जब घर था किसी का, उसके ऊपर अचानक आकर गिरना और अब यूँ सामने से गायब हो जाना? वो समझ नहीं पा रहा था। क्या उसे कोई बीमारी लग गई है? क्या वो साइको पेशेंट बन रहा था? मेराम ने मग टेबल पर रखकर अपनी कानपट्टी मस ली, लेकिन दर्द हनूज वैसे ही रहा था। उसने आने के बाद एमआरआई को नहीं देखा था। इतनी रात के उसे डिस्टर्ब करना मेराम को अच्छा नहीं लगा तो डर के साथ अपने फ्लैट आ गया। मेराम दोपहर में सोकर फ्रेश सा था, जबकि कोकी अपनी नींद पूरी कर रहा था। वो बैठे बैठे सोचते सोचते थक चुका तो एमआरआई को कॉल मिलाई। ये पहली दफ़ा हो रहा था मेराम अपनी तन्हाई से उकता गया था। उसे अपने सामने कोई चाहिए था और वो राया ही थी जिसके सामने आने और उल्टी हरकतें करने से मेराम ठीक हो सकता था। मेराम कॉल मिलाए हाथ से मोबाइल पकड़े स्क्रीन के सामने फेस किए बैठा था। वीडियो कॉल उठा ली गई थी। तुम क्या कोकी के रूम में नहीं हो राया? मेराम बैग पर दरख्तों का देखकर साथ झूले की रस्सी को देखकर चुंगते हुए पूछ रहा था। वॉल क्लॉक की जानिब नज़र फेर कर देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। उसका दिमाग भग से उड़ गया। इतनी रात में वो बाहर थी? नहीं, मैं यहाँ काफ़ी टाइम से हूँ, बस घर में बोर हो रही थी तो सोचा शारजा घूम लूँ। वो मज़े से बताते हुए हल्का हल्का झूले को पुश भी कर रही थी। सुनहरे बाल उड़कर मुंह पर आ रहे थे। उसने शायद पिंक लिपस्टिक भी लगाई हुई थी, जो अंधेरे के बाद सिर्फ चमक रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी। पागल लड़की, इतनी रात में अकेले बाहर? लोकेशन ऑन करो, मैं आ रहा हूँ, वहीं रहना। मेराम फुर्ती से उठते हुए गाड़ी की कीज़ उठाता, मोबाइल को पॉकेट में डालने के बाद वॉलेट उठाता, दरवाज़ा लॉक करके फुल स्पीड में गाड़ी लोकेशन की जानिब भगा रहा था। वो जैसे ही पहुंचा, पार्क में सिर्फ 2 आदमियों को पाया। वो एमआरआई को ही देखकर कुछ बातें कर रहे थे। मेराम तकरीबन गमो गुस्से की हालत में उस तक भागकर पहुंचा। व्हाट द हेल इज़ दिस? पागल हो क्या? इतनी रात में क्यों पार्क में अकेले यहाँ बैठी हो? क्या ये कोई घर है जहाँ तुम सेफ रहोगी? वो देखो, वो 2 आदमी किस तरह तुम्हें घूर रहे हैं। अंदाज़ा भी है क्या कुछ हो सकता है? क्या कुछ किया जा सकता है? राया, कब तुम्हें अकल आएगी? मेराम गुस्से से उसका हाथ सख्ती से थाम कर कह रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था उन 2 आदमियों समेत एमा को भी कान के नीचे 2 लगाए। ओके, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। एमा राया अपनी हेल्प कर सकती है। अब आ ही गए हो तो कुछ खिला पिला ही दो।
तुमने जो पैसे दिए थे वो मैं वहीं भूल आई, और यहाँ बिना पैसों को कुछ नहीं मिलता। एमा ने उसकी तमाम बातों को भाड़ में झोंककर कहा भी तो क्या कहा कि उसे भूख लगी है। मेराम ने मुट्ठियाँ भींची और उसे खूंखार नज़रों से घूरा। आओ जाओ मेराम, हम गाड़ी में चलते हैं और कहीं बैठकर यम्मी सा खाना खाते हैं। वो भाग भाग कर चल चल कर गायब होकर थक चुकी थी। सारा खाना भी हजम हो चुका था। अब उसका इरादा और उसका मैदा बहुत से खाने की डिमांड कर रहा था। मेराम ने कुछ ना कहा, बस उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। जो मेराम किसी के 10 बार कहने पर नहीं सुनता था, उस मेराम ने एमा के एक बार कहने पर सुनने के साथ बात भी मान ली थी। वो उसे वहाँ उन लोगों की नज़रों से बचाकर ले जाना चाहता था। उसे एमा की बात माननी ज़्यादा बेहतर लगी। वो गाड़ी में बैठकर एक अच्छे रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी पार्क करते एमा का हाथ थामे गाड़ी से बाहर आया तो वहाँ रेस्टोरेंट में रश देखकर लब आपस में पैवस कर गया। वो मास्क भी नहीं लाया था और अब तो दुबई भी मेराम को जानने लगा था। अगर एक भी उसका फ़ैन उस तक पहुंच गया तो उसे देखकर वहाँ की एक लंबी लाइन लग जानी थी, और उस पर सिर्फ में ये कि एमा भी साथ थी। एमा को सोशल मीडिया पर दिखाया जाता, बातें बनाई जाती, झूठी सच्ची अफवाहें फैलाई जाती। शायद सोशल मीडिया एमा को उसकी बीवी भी डिक्लेयर कर देता। ये सब सोचते हुए मेराम ने एमा को वापस बैठने का कहा। वो मेराम को देखती, कभी रेस्टोरेंट के अंदर देखती, शायद समझ चुकी थी मेराम वहाँ लोगों की तादाद देखकर जाना नहीं चाहता। 1 मिनट, हम वापस नहीं जाएंगे, कुछ खाकर ही जाएंगे। एमा ने नक चढ़े अंदाज से मुंह बसूरकर उसके इरादे को नाकाम बनाना चाहा। और हम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ काफ़ी रश है। एमा जो समझ रही थी वजह वही थी। एमा ने झुककर गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़े काले 2 मास्क उठा लिए। ये देखो, ये यूज़ करो, कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन मैं खाली पेट नहीं जा सकती। सारी रात करवट बदल बदल कर एंड पर तुम्हारे रूम में होंगी। मैंने उसकी जानिब मास्क बढ़ाते हुए कहा। यह काम शायद कोकी का था, उसके मास्क को हर जगह साथ लिए फिरता था। शायद वो ही गलती से मास्क वहीं छोड़ गया था, लेकिन उसकी गलती ने मेरान का काम आसान करने का साथ दिया। एमा को भूखी मौत मरने से भी बचा लिया था। ओके चलो, तुम भी लगाओ मास्क, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। मेराम ने उसकी पिंक लिपस्टिक से सजे होंठों को देखकर लब भींचते हुए कहा। तो उसने झुककर खुद को मिरर में देखा और फिर लिपस्टिक हटा दी। उसे लगा शायद वो उस लिपस्टिक की वजह से अच्छी नहीं लग रही है, और साथ ही मास्क चढ़ा लिया। मेराम ने मुस्कुराकर मास्क पहना। वो मुसलसल उसकी हरकतों और बातों पर मुस्कुरा रहा था। मेराम ने प्राइवेट टेबल बुक की थी ताकि वो मास्क से आज़ाद होकर कुछ खा सकें। मेराम ने वहाँ जाकर भी कॉफ़ी ऑर्डर की थी, और एमा ने 4 के करीब फूड ऑर्डर किए थे। बातें करते हुए खा रही थी, निगाहें और तवज्जो पूरी तरह प्लेट कांटों चमचों पर थी। लेकिन वो सामने बैठे मेराम से भी बातें कर रही थी। मेराम को जो चाहिए था वो मिल चुका था। थोड़ा सा सुकून, किसी भी सोच से आज़ाद ज़हन, जो उस वक्त एमा के बेजा खाने की तारीफ सुनकर हंसे जा रहा था। एमा का बस नहीं चलता था हर खाने को जाकर म्यूज़ियम में रखवा दे। वो जितनी तारीफ़ करती थी, मेराम को वाकई लगता था वो गरीब घर की बातूनी लड़की है जिसे ये सब खाने को पहले नसीब ना हुआ हो। लेकिन मेराम गरीब वाली सोच में बिल्कुल गलत था। शायद उसकी रिहाइश और ठाठ देखकर मेराम के होश उड़ जाते। लेकिन सामने बैठी एमा उस वक्त खूबसूरत होने के बावजूद मामूली सोच की हामिल थी। वो मुस्कुराती नज़रों से उसको बदतहजीबी देख रहा था, जिसने एक बार फिर मैनर्स भुला दिए थे। इस बार मेराम का उसे टोकने का दिल नहीं किया। वो काफ़ी के सिप लेता एमा राया की बेतुकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। माँ कामिल सुबह ही से मुख्तलिफ तैयारियाँ करती और मुलाजमा से करवाती हद से ज़्यादा खुश और बिज़ी थी, जबकि नज़ालिया ने क्लिनिक से ब्रेक ले रखा था और ज़्यादा वक्त मारूत और बरका को दे रही थी। लेकिन आज माँ कामिल के साथ किचन में खड़ी सारी अरेंजमेंट्स देख रही थी। मेराम से कल कॉल पर बात हुई तो पूछने पर उसने बताया था वो आज शाम आ रहा है, लेकिन माँ कामिल से इंतज़ार ही कब हो रहा था। वो एक बार घर आ जाए तो कुछ दिन ही ठहरता था और फिर अपनी शक्ल 2-3 महीने, कभी कभी 1 साल का गैप लेकर दिखाता था। इस बार उसने काफ़ी जल्दी घर आने का इरादा कर लिया था, तो माँ कामिल के पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो जब जब कहकर जाता था 2 हफ्तों में आ जाऊँगा, उसका मतलब होता था वो महीना 2 महीना लगाएगा। लेकिन इस बार बिल्कुल अपने दिए गए वक्त पर आ रहा था।
मामा ये देखिए मेराम की फेवरेट बिरयानी फुल स्पाइसी, और ये फ्रूट राइफल, लेकिन दोपहर के बाद बनाऊंगी, और वो ज़्यादा ऑयली चीज़ें तो नहीं खाएंगे, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं बनाए। उसकी डाइट प्लान के ख़िलाफ़ जाएंगी तो चिढ़ जाएगा, नज़ालिया ने कहते हुए बिरयानी को दम पर लगाया। माह कामिल ने मायूसी से हाँ में सर हिलाया। वो खुशी में भूल गई थी कि मेराम ये सब चीज़ें बहुत कम खाता है, लेकिन उसे बिरयानी स्पाइसी बहुत पसंद थी। शायद आज घर का खाना खाए तो उसे खाने में कोई मसला ना हो। माँ कामिल दिल को खुश करने के लिए सिर्फ सोच रह गई, और फिर बाकी का काम नज़ालिया के साथ करवाती मेराम का बचपन बता रही थी। नज़ालिया शौक़ और दिलचस्पी से सुनती मुस्कुराती ही रही। मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना है क्योंकि तुम जो लाए थे ड्रेस वो बेस्ट थे, तुम ही लाना मेरे ड्रेसेस। मेराम को आइडिया भी नहीं है मुझ पर क्या सूट करता है। एमा मुंह फुलाती मेराम का लाया हुआ शलवार सूट के साथ इतना थान नुमा दुपट्टा देखकर बौखला ही गई थी। ओके, लेकिन घर से बाहर जाते हुए तुम ये ड्रेस यूज़ करोगी तो अपने साथ ले जाऊंगा, वरना भूल जाओ तुम और अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लो। मेराम ने उसकी ज़िद पर उसके जानिब गुस्से से देखकर दूसरी राह निकाली। ओके ठीक है, मैं बाहर जाते हुए ये ड्रेसेस पहनूंगी और कभी बाहर जाने का नहीं सोचूंगी, ठीक है? लेकिन अभी मुझे ये शर्ट और पैंट पहनने दो, ये मुझे कंफर्टेबल लगता है। वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए रोनी सूरत बनाती कह रही थी, जबकि उसकी चालाकी पर मेराम ने मुस्कुराहट रोकी। ठीक है कोकी, राया को साथ ले जाओ और जो जो ये लेना चाहे सब दिला देना। मेराम ने कोकी की जानिब कार्ड बढ़ाते हुए कहा तो एमा खुशी से उछल पड़ी और जल्दी से उछलते कूदते नाचते हुए कोकी का हाथ थामकर उसे ले जाने लगी। राया, कोकी का हाथ छोड़ो। मेराम ने लब भींचते हुए उसकी हरकत को नागवारी से देखा, जबकि कोकी अपना हाथ छुड़वा रहा था। एमा ने मुंह बनाते हुए कोकी का हाथ छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इसकी भी दोस्त हूँ, है ना कोकी? ये भी मेरा ख्याल रखता है, और तुम दोनों मेरे दोस्त हुए ना। वो आंखें घुमाता काफ़ी पते की बात बता रही थी जो मेराम को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, और कोकी मेरा एम्प्लॉय है, इसलिए उसे दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेराम गुस्से में क्या कह गया था उसे एहसास नहीं हुआ। कोकी ने वहीं दुख सदमे से उसकी जानिब देखा था, लेकिन वो उसकी जानिब मतवज्जा कब था? वो तो एमा राया को देख रहा था, जो नादान सी उसकी बातों में गुमसुम सी हो गई थी। फिर सर को झटक कर कोकी को चलने का कहकर निकल गई। कोकी की आंखों में बेख्तियार नमी सी उतर आई थी। एमा जिस चीज़ पर शॉपिंग मॉल में हाथ रखती थी कोकी वो ले लेता था। वो खुशी से खिलते चेहरे के साथ शॉपिंग में गर्क थी, हर चीज़ को लेती रही। कोकी अपनी ही सोच में गुम गायब दिमागी से एमा को शॉपिंग करते हुए देख रहा था। उसे काफ़ी चीज़ों का आइडिया भी नहीं हुआ एमा ने क्या क्या लिया है। पेमेंट के बाद कोकी सारे शॉपिंग बैग्स गाड़ी में डालने के बाद फ्लैट में पहुंचा। मेराम बालकनी में खड़ा दोनों को देख रहा था। लेकिन एमा खुश थी, लेकिन कोकी की मुस्कुराहट उसकी आंखों का साथ नहीं दे रही थी। मेराम जानता था उसके अल्फाज कोकी को तीर की तरह चुभे हैं, और मेराम को उसका मुदावा करना आता था। कॉफ़ी का कप रखे उन दोनों के ऊपर आने का वेट करने लगा, लेकिन 15 मिनट गुजर जाने के बाद भी वो नहीं आए तो मेराम को ही कोकी के फ्लैट में जाना पड़ा। हुंजल मेराम के साथ थी और वहीं किसी बॉल के साथ खेल रही थी। मेराम डोर लॉक करता हुआ कोकी के फ्लैट में पहुंचा। उसके पास कोकी के फ्लैट का पासवर्ड था। अमूमन यहाँ के फ्लैट डोर्स चाबी और पासवर्ड से खोल सकते थे। एमा ड्रेसेस अपने से लगाए कदावर शीशे के सामने खड़ी आज के लिए ड्रेस निकालने का सोच रही थी। कोकी फ्रेश होने के लिए गया। इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर मेराम ने उसे देखा, जो अपने पीछे खड़े मेराम को शीशे में देख रही थी। मेराम, तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, उसने पलटकर फ़ौरन से मुखातिब करते हुए कहा, और शॉपिंग बैग में से चीज़ें निकालने लगी। मेराम के लिए अलग अलग कलर और डिज़ाइन के मास्क का पैकेट था। मारूत और बरका के लिए खिलौने, माह कामिल और हमायूं के लिए परफ्यूम्स, नज़ालिया और शहरयार के लिए वॉलेट और क्लच, कोकी के लिए सन ग्लासेस। वह सबके नाम लेती टेबल पर सारी चीज़ें दिखाती बिखेर बैठी थी। मेराम समझा था वो सारी अपनी शॉपिंग करके आई है। राया, तुम वहाँ मुलाजमा के तौर पर जा रही हो। ये सब चीज़ें देखकर मेरी फैमिली खुश होने के बजाय चौंकेंगे,
और तरह तरह के सवाल करेंगी। तुम ये सब चीज़ें रख लो, लेकिन बाद में दे देना। मेराम उसे नरमी से समझा रहा था और एमा का चेहरा जो खुशी से चमक रहा था अब लटक चुका था। वो अपनी हैसियत भूल जाती थी। मेराम ने उसके उदास चेहरे पर से नज़रें फेरी। वो उसे खुशफहमी को शिकार नहीं होने देना चाहता था। वो अगर ये सब चीज़ें उन्हें वहाँ जाते साथ दे देती तो ज़रूर सबने सवाल करने थे और शायद ही एमा किसी सवाल को समझ भी पाती। मैं और कोकी तुम्हारे गिफ्ट संभाल के रखेंगे। कोकी जो फ्रेश सा वहाँ पहुँचा था उसकी जानिब देखकर मेरान ने कहते हुए अपना गिफ्ट उठा लिया। ये देखो कोकी, राय तुम्हारे लिए ग्लासेस लाई है। मेराम ने अपने रवैये को उसी तरह दूर करने की कोशिश की। हाँ कोकी, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुम जब बाहर जाते हो तो आंखें धूप में रेड हो जाती हैं, इसलिए अब ये ग्लासेस लगा कर जाना। कोकी की जानिब एमा ने वो ग्लासेस बढ़ाते हुए कहा। जहाँ कोकी चूंका वहीं मेराम के सर पर बुरी तरह उसकी बात लगी थी। और मेराम के लिए ये आई साइड ग्लासेस और मास्क। तुम्हें पता है मेराम, तुम्हारे फेस पर लोकल मास्क से एलर्जी हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है। ये प्योर कॉटन का बना हुआ मास्क है, ये स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये आई साइड ग्लासेस हैं। तुम जो ग्लासेस यूज़ करते हो उसका नंबर कम हो चुका है, इसलिए ये यूज़ करो। मेराम हद से ज़्यादा शॉक्ड सा उसे देख रहा था। वो अपनी बात कहकर शॉपिंग बैग समेटती हुई उठ खड़ी हुई। कोकी के रूम में अपना बैग तैयार जो रखा था उसमें आज की जाने वाली सारी शॉपिंग का सामान रखने लगी। मेराम उसी तरह शॉक में खड़ा हुआ था। कोकी ने मुस्कुराहट रोके उसे देखकर अपना गिफ्ट ग्लासेस आंखों को लगाए पिक्चर्स बनाने लगा। ओ कोकी, यू लुक सो हैंडसम। कोकी खुद की पिक्चर्स को देखता शर्माते हुए कह रहा था। मेराम ने उसे देखा और अपने अपार्टमेंट में चला गया। ग्लासेस और मास्क उसके ही थे। वेलकम होम बेटा। माह कामिल ने मेराम का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उसका माथा चूम लिया था। हमायूं ने उसे गले से लगाया। शहरयार अभी नहीं आया था। नज़ालिया मारूत और बरका के साथ मसरूफ़ थी। अचानक चहल पहल होने पर बरका को बेबी कार्ड में डाले और मारूत का हाथ थामे वहाँ पहुँची। मेराम के पीछे एमा खड़ी सबको देखती स्कैन कर रही थी। हुंसर उसके हाथों में थी। चाचू, अपने साथ डॉल भी लेकर आए हैं मामा। मारूत की नज़र पड़ी तो खुशी से उछलता एमा के पास आ पहुँचा। मामा, मेराम ने शादी कर ली। ओह मेराम, कितनी खूबसूरत है ये तो सवीरा से ज़्यादा हसीन है। मेराम, हमें तो बुला लेते अपनी शादी में। नज़ालिया बेसाख्ता एमा को देखकर बिना सोचे समझे बोलते ही चली गई। उसे सबसे ज़्यादा खुशी इतनी खूबसूरत देवरानी मिलने की थी। मेराम ने नज़ालिया की बातों पर चकरा कर रह गया। क्या वाकई मेराम ने शादी कर ली है? मुझे भी नहीं बताया। देखा, तुम्हारा बॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एमा कोकी की जानिब झुके हुए कहते मुंह बना रही थी। उसे मालूम ही नहीं था बात उसी के बारे में हो रही है। मेराम ने एमा के अल्फाज सुने तो उसे घूरा, लेकिन वह मेराम की बुराइयां करती। कोकी के कान में जो कुछ कह रही थी वह सब मेराम सुन सकता था। मेराम ने सुकून का सांस लिया। उसे ये बात समझ नहीं आई थी। भाभी, ये एमा आया है, ये आपकी हेल्प करेगी। मतलब आपसे बात हुई थी ना घर के काम के मुतालिक। ये लड़की उसी सिलसिले में यहाँ आई है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इसे अपने साथ ले आया। मेराम की बात पर नज़ालिया और माह कामिल ने उसे सर से पाँव तक देखा। वाइट मुड़ी हुई पैंट पर पिंक कलर की टी शर्ट जिसमें से दूधिया बाजू झलक रहे थे, बड़ी नीली कान सी आंखें, गोल सा फेस, गोल्डन बाल जो कंधे को छू रहे थे। वो कहीं से मुलाजमा नहीं लग रही थी, या यूँ कहा जाए वो इस दुनिया की ही नहीं लग रही थी। मेराम उसे घर की मुलाजमा के तौर पर मिलवा रहा था। मेराम, इतनी प्यारी सी बच्ची काम करेगी? वह कामिल ने आगे बढ़कर उसे सीने से ही लगा लिया। हेलो आंटी, एमा ने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, जो कोकी ने कहा था पहले मिलने पर सबको ये कहना है। हेलो नज़ालिया। हेलो अंकल। हेलो मारूत। हेलो बरका। वह सबको हेलो करती बरका को बेबी कार्ड की जानिब हाथ हिलाते हुए कहा तो वह हाथ पांव मारती बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। एमा को देखकर खिलखिलाई। जी मामा, ये काम ही करेगी। अब आप लोग इतनी तारीफ़ें ना करें, इसे तारीफ़ें अपील नहीं करती, खाना करता है।
मेराम मुस्कुराहट दबाकर कहते हुए अपने बैग को अंदर घसीटता हुआ अपने रूम में पहुंचा। पीछे कोकी एमा बराबर में बैठे थे। एमा कंफ्यूज थी, इसलिए कोकी को जाने नहीं दिया। एक तो उसे छोड़कर जा चुका था और कोकी भी जाने के लिए पर तोल रहा था। ऐसे में एमा बिल्कुल अकेली हो जाती, लिहाजा कोकी को रुकना उसकी मजबूरी थी। हुंसल को मारूत ले गया था, वो उसे रोक भी नहीं पाई। तुम बहुत खूबसूरत हो एमराया, नज़ालिया हर 2 मिनट बात करने के बाद उसे यही कहती थी। एमा ने यह बात हिफ्ज़ कर ली थी। क्या तुम्हें भूख लगी है? महकामिल ने उसका हाथ पेट पर रखे देखा तो बेख्तियार पूछ बैठी। हमायूं रूम में जा चुके थे। अब लेडीज़ की खुशगपियाँ जो शुरू हो गई थीं। उन्हें वहाँ बैठना मुनासिब नहीं लगा और एमा भी परेशान थी, बहुत ज़्यादा। एमा घुटी आवाज़ में इतना ही बोल पाई। वो शॉपिंग से पूरी तरह थक चुकी थी और आने की खुशी में खाना भी नहीं खाया था। अब उसके पेट में दर्द शुरू हो चुका था। नज़ालिया ने मुलाजमा की मदद से जल्दी से टेबल सेट की और मेराम को भी बुलवाया। जहाँ सबसे पहले चेयर पर एमा बैठी खाने में मसरूफ़ थी, मेराम आखिरी सीढ़ी पर रुककर उससे देखने लगा। महकामिल या नज़ालिया जब कोई डिश रखने टेबल पर आती तो एमा चम्मच कांटों से खाने लगती। वो जैसे ही पलट कर जाती, एमा दोनों हाथ को छोड़कर हाथ से खाने लगती। चम्मच से कम मिकदार में खाना बढ़ता था, जबकि वो हाथ से फुल स्पीड के साथ भरकर खा रही थी। कोकी लाउंज में ही बैठा मेराम का इंतज़ार कर रहा था। उसके साथ ही खाना था। मेराम उसकी अक्लमंदी पर मुस्कुराते हुए देखता वहाँ पहुँचा। वो उसकी आमद से बेखबर थी, क्योंकि वो जिस रास्ते पर नज़रें टकाए बैठी थी वहाँ से महकामिल और नज़ालिया आ रहे थे। मेराम दूसरे रास्ते से आया था। अचानक उसकी जानिब देखा तो उसने सपाट नज़रों से उसे घूरा। वो मुस्कुराकर खसियाते हुए चम्मच का इस्तेमाल करने लगी। मेराम एमराया समेत सभी उस वक्त खाने की टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। एमा जब से बैठी खा रही थी, माँ कामिल या किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा था। अलबत्ता मेराम वक्फे वक्फे से घूरी देता उठने का इशारा कर रहा था, लेकिन वो उसकी जानिब मतवज्जा ही कब थी। नज़ालिया हर 2 निवाले लेने के बाद एमा को देखती और मेराम को खफा सी सूरत बनाकर पेचोताब खाकर देखती, जो इतनी प्यारी लड़की को घर की मालकिन बनाने की बजाय मुलाजमा बनाकर ला रहा है। नज़ालिया के अरमानों पर अच्छी खासी बर्फ़ जम चुकी थी। नज़ालिया ने मेराम के रूम के साथ वाला रूम एमा के लिए तैयार करवा दिया था। बस वही रूम उस वक्त खाली था, बाकी सब रूम्स में कुछ न कुछ भरा हुआ था। कल से राया को काम समझा दीजिएगा भाभी, फिर ये आपकी हेल्प करवा दिया करेगी। मेराम ने खाते हुए नज़ालिया की नज़रों को समझकर कहना ज़रूरी समझा। जी नज़ालिया मैम, कोकी ने कहा था सबको सर मैम कहना है। जब उसने नज़ालिया को नाम लेकर पुकारा तो वो खफा हुआ था। एमा के कहने पर नज़ालिया ने मेराम को घूरा, जैसे उन सब का कसूरवार वो ही हो। एमराया, मैं नज़ालिया हूँ, मुझे नाम से पुकारो। मैम वगैरह वाला रिश्ता तुमसे जोड़ते हुए मुझे शर्मिंदगी होगी। और ये मेरी सास हैं, इन्हें आंटी ही कहना जैसे पहले कहा था। और ये अंकल ही हैं, और मेरे हस्बैंड शरिया को भाई कहना। वो मोहब्बत से उसे बताती गई। एमा ने मेराम की जानिब देखा, जैसे पूछा हो यही कहूँ या जो वो तुमने कहा था वो कहूँ। मेराम उसकी नज़रों का मफहूम समझ तो गया था, लेकिन कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। नज़ालिया समझ गई थी वो पूरी तरह मेराम पर डिपेंड करती है, वो जो कहेगा वही करेगी या कहेगी। मेराम टिशू से मुंह साफ़ करता उठ खड़ा हुआ। मैं आराम करने जा रहा हूँ भाई, आ जाएं तो बता दीजिएगा, उनसे भी मिल लूँगा, वरना उन्हें शिकायत होगी। वो कहते हुए बिना किसी को देखे चला गया। वहाँ एमा बैठी मुंतज़िर ही रही। आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊं। नज़ालिया उसे लेती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ये मेराम का रूम है और ये तुम्हारा। असल में अभी जल्दी में यही रूम साफ़ करवा पाई हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था हमारे घर एक डॉल भी रहने आने वाली है, वरना प्यारा सा रूम सेट करवाती। इस रूम में भी सब है। वो मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेरती हुई कहती सफाई दे रही थी, कहीं वो गलत ना समझ बैठे। ओके नज़ालिया, मुझे ये रूम भी बहुत अच्छा लगा है, बस अब कुछ और नहीं करिएगा, ये बेस्ट है। मेराम के रूम का पासवर्ड मालूम है आपको? एमा ने पूछकर उसे देखा, जो परेशान नज़रों से एमा को देख रही थी। उसे क्या ज़रूरत थी मेराम के रूम में जाने की? नहीं, किसी को नहीं मालूम है। हम सब अमूमन दरवाज़ा नॉक करते हैं। उसे नहीं पसंद कोई उसके रूम में बिला इजाज़त आए। क्या कोई काम है उससे? एमा रूम की चीज़ों का जायज़ा ले रही थी।
जदीद तर्ज से बना ये रूम बहुत अच्छा था। पिंक और ब्लैक कॉम्बिनेशन के कर्टन्स रिमोट कंट्रोल थे। स्लाइड डोर भी रिमोट से ओपन हो सकती थी। लाइट्स से लेकर हर चीज़ रिमोट कंट्रोल थी। एमा को मेराम के फ्लैट से ज़्यादा ये घर पसंद आया था। नहीं, कभी काम पड़ा तो खैर है, मैं कॉल कर लूँगी, एमा ने कहते हुए अपने कैनवस शूज़ उतारे। नज़ालिया कंधे उचकाकर चली गई। वो फ्रेश होने नाइट ड्रेस लेती वॉशरूम में बंद हो गई। जब बाहर आई तो बालों में नमी थी और पानी की बूंदें कंधे पर टपक रही थी। एमा लेटकर सब पर्दे लाइट रिमोट की मदद से बंद कर गई। आंखें बंद की तो वो मिनटों में सो चुकी थी। मेराम काफ़ी देर करवट बदलते हुए अब थक चुका था। बिलाकर वो उठकर कॉफ़ी बनाने चल दिया। मूड बिल्कुल भी नहीं था कॉफ़ी बनाने का, लेकिन उस वक्त उसे कौन कॉफ़ी बनाकर दे सकता था। रात 3 बजे वो किचन में मौजूद कॉफ़ी बना रहा था। पीछे किसी के होने का गुमान हुआ तो वो पलटा। एमा वहाँ किचन की स्लैब पर बैठी उसे देख रही थी। तुम यहाँ? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? वो चौंका, उसके आने का पता ही नहीं चला था। मैं कॉफ़ी बनाना सीख रही हूँ। नींद पूरी हो चुकी, मेरी समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मोबाइल चलाया तो तुम्हारा अकाउंट शो हुआ। आई थिंक वो तुम ही हो, एम शराजी, राइट? अब इतनी एक्सपर्ट हो चुकी थी कि उनकी तरह बात करती थी। कैसे ढूंढा मेरा अकाउंट? वो उससे हरगिज़ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। रिक्वेस्ट भेजी है, देखना तुम्हारे पास ही गई होगी तो बता देना। फ़िलहाल ये जान लो कि मैंने तुम्हारी डिप्पी से पहचाना है। तुम्हारी आदत है खड़े होते हुए अपना अंगूठा राइट साइड की पॉकेट में रखते हो। डिप्पी में शक्ल तो वाजिया नहीं है, अलबत्ता 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ वो तुम हो। एमा की मेमोरी में हर चीज़ सेव हो जाती थी, लेकिन मेराम के लिए ये बात इतनी आम नहीं थी जितने आम लहजे में वो बताकर कंधे उचका गई थी। मेराम चंद पल कुछ कह न सका। हटो, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए कॉफ़ी। वो उसकी बनाई गई कॉफ़ी निकालकर साइड पर रखते बिल्कुल सेम मेराम का प्रोसेस फॉलो करते हुए कॉफ़ी बनाने लगी। लेकिन मेराम की नज़रें उसमें अटक सी गई थीं। वो बिना सोचे समझे यकटक उसे देख रहा था। वो बात कम करती थी, मेराम को चौंकाती ज़्यादा थी। मेराम लूज सी टी शर्ट पर ट्राउज़र पहने हुए था, जबकि वो नाइटी पहने उसके आगे खड़ी थी। वो उससे कुछ फासले पर उसी की जानिब रुख किए खड़ा था। एमा कॉफ़ी बनाकर पलटी तो अचानक टकराने पर कॉफ़ी झलक कर मेराम की टी शर्ट उसके हाथ पर गिर गई। जलने के सबब दोनों ही बिलबिला उठे थे। ओह गॉड, तुम्हें तो ज़्यादा लग गई है, मुझे आइडिया ही नहीं था तुम मेरे पीछे हो। वो उसकी शर्ट पर फूंक मारती कह रही थी। अलबत्ता उसका खुद का हाथ सुर्ख हो रहा था। अगर कोई और लड़की होती तो उसे देखने के बजाय अपने हाथ की जलन पर रोना शुरू कर देती। इट्स ओके, अपना हाथ दिखाओ, ये सुर्ख हो रहा है। वो हाथ थामे जायज़ा ले रहा था। ये ठीक हो जाएगा, तुम ये कॉफ़ी पीकर बताओ कैसी बनी है। अच्छी बनी होगी तो इनाम भी चाहिए। वो आंखें घुमाती हुई कहती मेराम के सामने शर्त रख गई, ऐसे जैसे वो मेराम पर हक रखती हो। मेराम ने खामोश नज़रों से उसे देखा। मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। इनाम में क्या चाहिए वैसे? मेराम ने एक सिप भरकर पूछा। मैं आंखों से पहचान लूँगी तुमने झूठ कहा तो। इनाम में वो ड्यू होगा, तुम पर कभी भी मांग सकती हूँ। उसने खुशी से बताते हुए उसे देखा, जो कॉफ़ी का सिप लेते हुए उसे मुसलसल देख रहा था। बहुत अच्छी बनाई है कॉफ़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे पसंद है, लेकिन इनाम देने के बजाय मैं तुमसे मांगना ज़रूरी समझूंगा कि जब जब मुझे इस कॉफ़ी की ज़रूरत होगी तुम बना कर दिया करोगी। बोलो मंजूर है? और इनाम जो कहोगी मिल जाएगा। मेराम समझा वो इनाम में क्या मांगेगी, बहुत सारा खाना या कपड़े या कोई ऐसी दुनियावी चीज़ जो मेराम के लिए देना आसान ही था। लेकिन वो अगर कुछ ऐसा मांग लेती जो मेराम नहीं दे सकता, उस नहज पर जाकर मेराम सोच ही कब रहा था। मेराम उसके साथ ही वापस पलट आया था। क्या हम कुछ देर बातें नहीं कर सकते? मुझे नींद नहीं आ रही है, मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट नहीं है। वो बेचारगी से मुंह बनाते उसे दरवाज़ा बंद करते हुए देखकर बोल उठी, क्या तुम्हें भूख लगी है? मेराम यही अखज़ कर सका, शायद वो भूख की वजह से बेचैन है। नहीं, भूख नहीं लगी, आ जाओ मेरे रूम में चलते हैं। वो मेराम का हाथ थामे छोटी सी लड़की बिना उसकी सुने अपने साथ ले गई। अब यहाँ बैठकर क्या करूँ? मेराम जिज होता पूछ रहा था। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो,
ये मोहब्बत क्या होती है? उसने शहरयार को कुछ टाइम पहले कहते सुना था। नज़ालिया और शहरयार टेरेस पर खड़े बातें कर रहे थे। एमा अपनी टेरेस से उनकी आवाज़ बिल्कुल साफ सुन सकती थी, बल्कि अपनी पावर्स यूज़ करके सुन रही थी। तुम्हें जो मुझसे है। मेराम ने पहले शॉक्ड होकर उसे देखा, फिर मुस्कुराहट दबाकर उसे देखते हुए शरारत से गोया हुआ। सच में क्या? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? और तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मतलब क्या आंखों से पता चल जाता है या बताना पड़ता है? वो सामने बैठी जो जवाब सुन रही थी तेज़ी से मेराम के बराबर बेड पर आकर बैठ गई। मेराम लंबी सांस लेता पीछे हुआ। हाँ, मालूम हो जाता है। इंसान को खुद भी मालूम हो जाता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं हुआ? मेराम मुस्कुराहट रोके उसकी अजीब शक्ल बनाते हुए मज़े लेते देख रहा था। वो उसके जवाब के बाद किसी गहरी सोच में डूब जाती। नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। मैं तुम्हें और कोकी को दोस्त समझती हूँ। क्या दोस्तों से मोहब्बत होती है? तो फिर तो मैं कोकी से भी मोहब्बत करती हूँ। एमा कहते कहते पुरजोश सी हो गई। कोकी हमेशा कहता था उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। एमा उसे बताने वाली थी वो मेराम और उससे मोहब्बत करती है। मेराम का दिल किया एमा के कान के नीचे दो लगाए। मेराम का मजाक उसी पर उल्टा पड़ रहा था। वो बिना सोचे समझे बोले जा रही थी। जिनसे मोहब्बत होती है उनसे शादी भी करनी होती है, सिली गर्ल। मेराम खड़े होते ही अपना अंगूठा पॉकेट में डाल गया। ओह, फिर तो मुझे तुमसे और कोकी से नहीं है, क्योंकि मेरी शादी तो मैमा ही करेंगी और वो तो बचपन से मेरा जोड़ बना चुकी हैं। वो नफ़ी में सर हिलाते मुंह फुलाते हुए सर हाथों में गिरा गई। तो तुम इंगेज्ड हो? क्या तुमने उसे देखा है? इस नए इंकिशाफ पर मेराम हड़बड़ा कर सीधा हुआ। नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। जब यहाँ से जाऊँगी फिर मेरी शादी होगी। तुम भी आना मेरी शादी पर। मैं शहज़ादियों की तरह तैयार होंगी। वो गोल गोल घूमती हुई पुरजोश और खुशी से बता रही थी। मेराम कुछ भी कहे बिना पलट गया। मेराम की छुट्टियाँ थी और 1 महीने तक उसने घर ही रहना था। अगर इस दौरान मूड ऑफ हो जाता तो शायद कहीं और भी निकल सकता था। वीरा की जानिब से खामोशी थी। वो आजकल ज़्यादा कॉल नहीं करती थी। मेराम ने एमा की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली थी। पिक्चर इतनी ब्लर थी कि कोई इंसान नहीं पहचान सकता था वो मेराम है। मेराम पर एंगेज्ड होने वाला इंकशाफ बड़ा भारी पड़ा था। वो एमा से अब एहतराज़ बरत रहा था। वो अपनी फैमिली से जुदा हो चुकी थी, लेकिन जब भी मिलती उसे वहीं शादी करनी थी जहाँ उसकी माँ ने रिश्ता तय किया था। और हैरान कुन बात यह थी, एमा को फ़र्क नहीं पड़ता उसकी शादी किसी से भी हो जाए। मेरा मुख्तलिफ सोचों को सर से झटकते हुए बाहर लॉन्च में बैठा मैच देख रहा था। एमा सफाई में बिजी थी। वो शहरयार और नज़ालिया के रूम में थी, जहाँ वो जादू का इस्तेमाल करती, सब चीज़ें सेट करती वहीं बैठ चुकी थी, ताकि उन्हें लगे वो सफाई करने में टाइम लगा रही है। उसके बाद मेराम की इजाज़त से उसके रूम की सफाई करती, फिर माँ कामिल और हमायूं के रूम की सफाई की। अब किचन और लाउंज की बारी थी और लाउंज में मेराम बैठा था। वो किचन में किसी को मौजूद ना पाकर वहाँ की सफाई पावर से करती लाउंज में आई तो मेराम को वहीं पाया। क्या इस टीवी देखने के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? वो परेशान होती मेराम पर ही बरस पड़ी थी। नज़ालिया ने गुजरते हुए उसकी बात सुनी तो हंसने लगी। तुम्हें मेरी टीवी देखने से क्या मसला है, अपना काम करो। माथे पर सलवटें लिए पाँव झुलाते हुए बोलते सामने दीवार पर लगी बड़ी सी एलईडी को स्विच ऑफ कर गया। क्या है भाई, अपने रूम में जाओ ना। वो मुंह फैलाती सोफे पर बैठी उसके जाने के मुंतज़िर थी। नहीं, रूम में अकेले क्या करूँगा? तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, अपना काम करो। वो आंखों पर बाजू टिकाते पाँव झुलाते हुए दराज हो गया। एमा ने इस बार डस्टिंग का कपड़ा उठाया और हाथ से मुंह में बड़बड़ाती हुई टेबल की डस्टिंग करने लगी। आज उसे यहाँ आकर पावर्स का इस्तेमाल करना मुश्किल लग रहा था। वो देखो कितनी मिट्टी है, वहाँ सही से साफ़ करो। उसके कहने पर एमा घूरी से नवाजते सफाई करने लगी। इतने बड़े घर के लिए एक अकेली मासूम बच्ची पर इतना बड़ा इंसान जुल्म कर रहा है, पाप लगेगा पाप। मुंह में बड़बड़ाते हुए सफाई करती मेराम को उठने पर मजबूर कर गई। मेराम ने उसके हाथ थाम कर खड़ा किया। क्या तुम हिंदी सीरियल देख रही हो? और कौन कौन सी मूवीज़ और ड्रामा देख रही हो? सबकी लिस्ट मुझे आज दो, बल्कि सफाई करने के बाद दो। वो हाथ छोड़ता तेज़ लहजे में कहकर जा चुका था।
वो करती खुश होती इर्द गिर्द का जायज़ा लेने के बाद मिनटों में सफाई करती हुई वहीं सोफे पर ढेर हो गई थी। अब उसे शायद ही कोई काम करना था, बाकी के काम दूसरी मुलाजमा की जिम्मेदारी थी। रात डिनर टेबल पर शहरयार भी मौजूद था। एमा अपने रूम में थी। नज़ालिया ने उसे भी साथ डिनर की ऑफ़र की थी, लेकिन हुंजल ने कहा था वो यहाँ की मुलाजमा है, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो एमा नहीं गई थी। एक दिन मेहमान थी, लेकिन आज तो उससे मुलाजमा होने का काम सौंप दिया गया ना। बस एक मेराम था जिससे मालिक और मुलाजमा वाली फीलिंग नहीं आती थी। कोकी गायब था, शायद वो भी अपनी फैमिली के पास चला गया था। सब खाना खा चुके तो मुलाजमा ने एमा के लिए खाना निकाला और उसके रूम में ले आई। ये मुलाजमा भी लड़की ही थी, आम शक्ल सूरत की हामिल। वो कुछ देर एमा से बातें करना चाहती थी। उस लड़की की शादी हो चुकी थी और उसका शौहर शराजी हाउस का ड्राइवर भी था, इसलिए अनेक्सी में उन्हें रिहाइश दी गई थी। शादी को 2 साल गुजर चुके थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी, बस गुजर बसर हो रहा था। ये लो एमा, आया खाना। तुम नीचे नहीं आई तो मैंने सोचा तुम्हें ऊपर ही खाना दे आऊँ। वो रूम नॉक करती दरवाज़ा खुला पाकर अंदर ही आ गई, जहाँ एमा मोबाइल पर कुछ टाइपिंग कर रही थी। फिर उसे देखकर मोबाइल साइड में रखती मुस्कुराकर उसका ट्रे में लाया गया खाना निकालने लगी। हाँ, बस अगर तुम नहीं आती तो मैं नीचे ही आने वाली थी, बहुत भूख लगी थी। तुम भी खाओ ना मुसफ़रा। वो उससे भी साथ खाना खाने का कहती प्लेट उसकी जानिब बढ़ाने लगी। नहीं अमराया, मैं अपने हस्बैंड के साथ खाऊंगी। उसे अच्छा नहीं लगता मैं अगर पहले खा लूँ तो। एमा ने सुनकर कंधे उचकाए। कौन हस्बैंड? कैसा हस्बैंड? वो तो ऐसी किसी मखलूक को नहीं जानती थी। एमा, वो ड्रेस कितना प्यारा है। वो सामने हैंग हुए एमा की लॉन्ग घेरदार फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे को बहुत इश्तियाक से देखती कह रही थी। वो एमा बिल्कुल भी पहनने वाली नहीं थी। मेराम ऐसे 3 सूट लाया था, 2 शलवार कमीज़, जिन्हें एमा ने यूं ही हैंग करके टांग दिया था। क्या तुम्हें वो बहुत पसंद है? एमा खाने छोड़कर उसकी आंखों को देखती समझ गई थी वो उसे पहनना चाहती है। हाँ, लेकिन तुम पर बहुत प्यारा लगेगा। अगले महीने की बर्थडे है, बड़ी पार्टी अरेंज की जाएगी, उसमें ये ड्रेस पहनना। मैं कामिल बेगम बहुत अच्छी हैं, उस दिन शायद हम लोगों से काम नहीं लें, मेल वेटर्स होंगे। मैं यहाँ एक दिन पहले आई हूँ, लेकिन सब मालूम है। मेरा खामद यहाँ मुलाजिम है ना, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट भी कल ही हुए हैं। वो बताते हुए फ़्रॉक को देख रही थी। एमा उठी और हैंगर में से वो फ़्रॉक निकालती हुई दुपट्टा पजामा फ़्रॉक तय करके शॉपर में डालने के बाद उसकी जानिब बढ़ा गई। ये अब से तुम्हारा हुआ, डोंट वरी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो हैरत ज़दा सी एमा को देखने लगी थी, जिसने बस 2 मिनट में उसे अपना ड्रेस थमा दिया था। लेकिन एमा, ये तुम्हारा है और ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। वो उठती हुई दरवाजे तक जा पहुंच चुकी थी। मुसफ़रा, बहुत बुरी बात है, झूठ नहीं बोलते। ये महंगा है या सस्ता, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब से ये तुम्हारा हुआ, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। क्या तुम कुछ और भी ऐसे ड्रेसेस लेना चाहोगी? मेरे पास कुछ पैसे, हम दोनों मिलकर शॉपिंग पर चलेंगे और वहाँ से तुम्हारे लिए ड्रेसेस लेंगे। मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली है, अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो इतने आराम से अपने कुछ पैसे भी उस पर खर्च करने की बात कर रही थी। वो कैसे कर सकती थी? वो क्या वाकई पागल थी? मुसफ़रा अजीब नज़रों से घूरने लगी। एमा, मेरे पास कपड़े हैं बहुत सारे, मुझे बस ऐसे ही ये अच्छा लगा था। ओके, मैं रख लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे पैसों से मैं शॉपिंग नहीं करूँगी। मेरा खावंद है, उसकी ज़िम्मेदारी हूँ मैं। मुसफ़रा तो उसकी हमदर्दी पर चौंकी ही तो गई थी। कौन अपने थोड़े पैसे भी किसी को देता है? वो पागल थी, पूरी मासूम भोली सी पागल। वो शॉपिंग बैग हाथ में थामकर शुक्रिया अदा करते चली गई थी। मेराम उसी वक्त ऊपर आया था। क्या तुमने खाना खा लिया? उसे एमा की सबसे ज़्यादा फ़िक्र खाने के मामले में होती थी। जी हाँ, खा रही हूँ। ये ले लिस्ट, आपने कही थी ना फिल्म्स और ड्रामा जो जो देख रही हैं उनकी लिस्ट बनाओ, ये रही लिस्ट। वो पैंट की पॉकेट में से एक पेपर निकालते उसकी जानिब बढ़ाते हुए कमरे में मुड़ गई। खाना किसी भी बात से पहले था। मेराम ने लिस्ट थामकर चेक की। वो अब तक 1000 फिल्म्स और ड्रामे देख चुकी थी। मेराम का सर चकरा कर रह गया।
वो लिस्ट फाड़कर डस्टबिन में फेंकता रूम में चला गया। एमा खाने के बाद नीचे किचन में बर्तन धोने गई तो शरियर को वहाँ पाया। वो शायद पानी की बोतल फ्रिज से निकाल रहा था। एमा को देखकर चौंका और बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ा। "यू लुकिंग सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल गर्ल," शरियर यकटक उसे देखते हुए कह रहा था। एमा चौंक कर उसे देखने लगी। शरियर ने सर से पांव तक उसे देखा। ब्लैक पैंट पर ग्रे टी शर्ट पहने, बालों को हमेशा की तरह खुला छोड़े हुए थे। "हेलो, मैं एमा राया, यहाँ की नई मुलाजमा," वो स्पाट चेहरे से कहती बर्तन को रैक में रखने लगी और पलटकर जाने लगी कि शहरियार ने हाथ थाम लिया। "तो तुम वही हो जिसकी नज़ालिया तारीफ़ कर रही है कल से? वैसे तुम हो भी तारीफ़ किए जाने के काबिल, ब्यूटीफुल गर्ल।" शहरियार की आंखों में ऐसा कुछ था जिस पर एमा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई। वो बेख्तियार हाथ झटक कर दौड़ते हुए सीढ़ियाँ फलांगती अपने रूम में पहुंची। पसीने की बूंदें माथे पर चमक रही थी। "क्या हुआ एमा राया आपको?" हुंजल ने उसको देखकर पूछा। वो भी परेशान सी हो गई थी। "हुंजल, शहरियार भाई जो मेराम के भाई हैं वो अच्छे इंसान नहीं हैं। उनकी नज़रें मेराम की तरह नहीं हैं। वो अच्छे नहीं हैं," वो कहते हुए बुरी तरह कांप रही थी। वो समझ तो नहीं सकी ऐसा क्या था नज़रों में, लेकिन महसूस कर गई थी। हुंजल समझ चुकी थी। अब शहरियार के सामने नहीं जाएंगी और ना ही उससे बात करेंगी। हुंजल परेशानी से एमा को समझा रही थी। एमा ने हाँ में सर हिलाया। "हुंजल, मेरी रिंग मिल जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं एमा से कहूँगी किसी और को अपनी जगह क्राउन दे दे, लेकिन मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही।" वो बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। अभी तो उसने सिर्फ एक बुरी नज़र देखी थी, अभी तो उसे बहुत कुछ देखना बाकी था। "हाँ, हम यहाँ से चले जाएंगे। मारूत भी सारा दिन भगा भगा कर थका देता है।" वो अलग बाप के बेटे से परेशान थी। वो हुंजल हुंजल करता उसे कभी अपने साथ कहीं ले जाता तो कभी कहीं। वो दोनों बेड पर लेटी उस दुनिया के लोगों की बुराई करती ये भूल चुकी थी अगर कोई बुरा था तो वही मेराम और कुकी जैसे अच्छे इंसान भी थे। एमा ने पूरी तरह खुद को शहरियार से छुपाया हुआ था। मेराम से भी बस कभी कभी आमना सामना हो जाता था। दिन यूं ही काम काज में गुजर रहे थे। शहरियार की पूरी कोशिश होती थी वो एमा को देखे और उससे बात करे, लेकिन एमा उसे कोई मौका ही नहीं देती थी। काम करके फ़ौरन कमरे में बंद हो जाती थी। मेराम का इन दिनों उस पर ध्यान ही नहीं था। हुंजल को मारूद स्कूल से आने के बाद छोड़ता ही नहीं था। उस पर से जुल्म ये कि एक वीक तक उसे अब ऑफ मिल चुका था और हुंजल की शामत आई हुई थी। उसे 2 मिनट बैठने नहीं देता था। बड़े से गार्डन में खुद तो खेल खेल कर थकता था, साथ अपनी 1 साल बहन बरका और हुंजल को भी थका देता था। बरका पैरों के बल खिसकती हुंजल के पीछे भागती हुई तालियां बजाती थी। वो 1 साल की हो चुकी थी। बस बर्थडे शहरियार ने कुछ वक्त पहले के लिए आगे कर दी थी। अगले हफ्ते बड़े पैमाने पर बरका की सालगिरह मनाई जानी थी। नज़ालिया ने जब अपनी शॉपिंग की तो उसने एमा राया की भी शॉपिंग कर ली थी, जिसमें घेरदार ऑफ वाइट कलर की फ़्रॉक थी और उस पर गोल्डन कलर से नफीस सी कढ़ाई हुई थी। 7 गोल्डन बड़े झुमके थे, बड़ा सा गोल्डन दुपट्टा, ये सब बहुत प्यारे थे। एमा ने नज़ालिया के कहने पर ले तो लिया था, लेकिन अब उन सबको पहनना कैसे था उसे तो नहीं मालूम था। आज ही नज़ालिया ने उसे सारा सामान दिया था। तैयारियां शराजी हाउस में बड़ी ज़ोर शोर से की जा रही थी। शहरियार ने एक दिन में ही बाहर के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे। नज़ालिया शॉपिंग कर रही थी, मैं कामिल घर बैठे उसे मशवरे दे रही थी। मेराम ने बस गिफ्ट्स ही लेने थे, वो आखिरी वक्त में भी लिया जा सकता था, इसलिए वो रिलैक्स था। एमा सामान लेकर बैठी कपड़ों को उलट पलट करके देख रही थी। ऐसा ही एक ड्रेस वो मुसफ़रा को दे चुकी थी, लेकिन फिर से वैसा ही एक और ड्रेस उसके गले आ पड़ा था। आज हुंजल को मारूद अपने साथ सुला रहा था। एमा ने काफ़ी ज़िद की थी, लेकिन वो ज़िद्दी था, नहीं माना। आज एमा अकेली रूम में उदासी से बैठी थी। मेराम रात 12 के बाद घर आया तो नज़ालिया को बरका को गोद में लिए टहलता हुआ पाया। "भाभी खैरियत है? इतनी रात में बाहर हैं? बरका की तबीयत तो ठीक है ना?" मेराम पेशानी से आगे बढ़ते हुए पूछता हुआ बरका को लेने लगा। वो भी चाचू को देखकर फ़ौरन उसकी गोद में लपक पड़ी। बस रो रही थी। शहरियार सो रहे हैं, वो फिर गुस्सा करने लगते हैं, उनकी नींद ख़राब हो जाती है, वो बताते हुए परेशानी से दिखाई दे रही थी। "भाई आजकल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लगे हैं।
बरका के हाथों को चूमते हुए उसने वही कहा जो इतने दिनों से नोटिस कर रहा था। हाँ, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ बताते भी नहीं हैं, बस परेशान रहते हैं। परेशानियाँ अपनों से ही शेयर की जाती हैं। वो उदासी से बताते हुए बरका को देख रहे थे जो चाचू की शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। आप परेशान नहीं हो, सो जाएं। बरका को मैं अपने पास सुला लेता हूँ। अब आप भी जाकर आराम से सो जाएं। भाई से बात करता हूँ। मेराम उसे कहकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मेराम, तुम परेशान हो जाओगे, रात में बार बार डिस्टर्ब होगे। नज़ालिया ने उसे परेशानी से बचाने की खातिर बरका को लेना चाहा। नहीं होऊंगा मैं परेशान, आप जाएं। अगर ज़्यादा परेशान किया मेरी शहज़ादी ने तो आपको दे जाऊंगा। अभी चाचू के पास रहने दे। हमारी बरका को है ना, बरका चाचू पास सोएगी ना, मामा को बताओ। मेराम ने नज़ालिया को कहकर प्यार से पिचकारते हुए बरका से कहा तो उसने नज़ालिया को देखा, फिर मेराम को देखकर उसके गिर्द हिसार बांध दिया। उस नन्ही सी गुड़िया की हरकत पर नज़ालिया और मेराम दोनों हंस पड़े। मेराम ने जताती नज़रों से नज़ालिया को देखा और गुड बाय कहकर ऊपर चला आया। एमा के रूम के दरवाजे को देखा और सोचा शायद वो सो गई हो, इसलिए आराम से पासवर्ड से दरवाज़ा अनलॉक किया और एक हाथ से दरवाज़ा धकेल कर अंदर चला आया। बरका को कारपेट पर बिठाया। वो बैठते साथ ही घुटनों के बल इधर उधर भागने लगी। मेराम देखते हंसने लगा। वो बहुत कम ही मेराम के रूम में आई होगी। मारूथ ही ज़्यादातर आता था, लेकिन उसके लिए मेराम का घर में होना भी ज़रूरी होता था, जो कि वो कम ही पाया जाता था। उसे बात लेने जाना था, लेकिन सारा मसला यही था बरका को कैसे छोड़ के जाए। कुछ सोचकर एमा को कॉल मिलाई। एक कॉल ही गई थी कि मेराम ने कट कर दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद एमा की कॉल आने लगी। उसका मतलब था वो जाग रही थी। मेराम ने पुरसुकून सांस ली, उसका मसला हल चुका था। राया, क्या कर रही हो, ज़रा रूम में आना। मेराम ने पूछने के साथ हुक्म सादिर करके कॉल काट दी। एमा फैले हुए कपड़ों को यूं ही छोड़ती उसके रूम में चली आई। बेबी, छोटा सा बेबी। एमा बरका को देखती ही उसके पास ज़मीन पर घुटने के बल बैठकर उसके गालों को छूने लगी। बरका शर्माकर मेराम के पास चली गई। एमा मुंह खोले उसे देखने लगी। ऐसे नहीं देखो, ये जब किसी नए इंसान से मिलती है तो ऐसे ही शर्माती है, मेरा पाला सा बच्चा। मेराम ने एमा के हैरान होने पर उसे बताते हुए अपने हिसार में ले लिया। वो एमा को देखती और शर्माकर मुंह छुपा लेती। मेराम उसकी हरकत पर बेसाख्ता हंसी दबाए एमा और बरका को देख रहा था। एक परेशानी से शर्माने का मतलब समझ रही थी तो दूसरी शर्म से बेहाल हो रही थी। ये कोकी से भी ऐसी ही शाय फील करती है, लेकिन तुम्हारे साथ एडजस्ट हो जाएगी। गोद में लो। मेराम ने एमा की गोद में उसे दिया तो बरका मचलने लगी। उसे मेराम के पास ही जाना था। अच्छा, ऐसा करो, इसे मेरे पास छोड़कर नहीं जाओ, यहीं बैठे रहो। मुझे लगता है 15-20 मिनट में ये मेरे साथ ठीक हो जाएगी। एमा ने कहते उसे अपनी गोद में मचलने के बावजूद ले रखा। मेराम सर हिलाता वहीं बेड पर शूज़ समेत नीम दराज हो गया। एमा उसे बहलाती मुख्तलिफ हरकतें करके दिखा रही थी। मेराम ने बेसाख्ता उसका जायज़ा लिया। नेवी ब्लू पैंट पर स्किन कलर की टी शर्ट पहने गोल्डन बालों को हाफ पोनी में कैद किए हुए थे। उस पर गज़ब ये कि रेड लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। ये लिपस्टिक नज़ालिया ने लाकर दी थी, जिसे वो मेराम के कॉल आने से पहले लगाकर देख रही थी, लेकिन उसकी कॉल पर हटाए बिना यहाँ चली आई थी। मेराम को कुछ मामूल से हटकर उसके फेस पर महसूस हुआ था, लेकिन बरका की वजह से देख ना सका। अब वो रिलैक्स सा जायज़ा लेता चुका था। वो सिर्फ एक लिपस्टिक लगाकर खुद की जाने मतवज्जा कर रही थी। अगर पूरी तरह तैयार होकर आ जाए तो वो होश भी उड़ा सकती थी। मेराम ने नज़रें चुराई, वो क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा है। मेराम ने खुद को डपटा, लेकिन फिर दोबारा नज़र बरका के साथ खेलती खिलखिलाती हुई एमा पर चली गई। राया, मामा ने बताया था तुम काम करने के बाद रूम में ही रहती हो, क्या कोई मसला है? अगर है तो मुझे बताओ। उसे याद आया सुबह माह कामिल उससे एमा की शिकायत कर रही थी कि काम तो करती है लेकिन कमरे में बंद रहती है। मेराम को अचानक याद आया तो पूछ बैठा। उसे भी समझ नहीं आया हर वक्त बोलने वाली लड़की कमरे में क्यों बंद रहती है। बस तुम्हारे अलावा किसी की नज़र अच्छी नहीं लगती, वो बेसाख्ता शहरियार की नज़रें याद करती कह बैठी थी। मेराम चौंक कर सीधा हुआ और उसे यकटक देखने लगा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। किसकी बात कर रही हो, खुलकर बताओ, किसने क्या कहा है? वो उसका मतलब समझ चुका था, लेकिन ढके छुपे लफ्ज़ों में पूछ रहा था।
जो कि एमा को भी नहीं मालूम था। अचानक उसे हुंजल की बात याद आई। उसने कहा था अगर मेराम से कहा तो वो यकीन नहीं करेगा, वो अपने भाई पर किसी गैर को अहमियत देगा और ना ही उसकी सुनेगा। एमा ने नफ़ी में सर हिला दिया। कुछ नहीं, बस, वो कहती बरका को लिए उठकर चली गई। कुछ तो था जो मेराम को खटक रहा था। क्या मैं इस घर की चार दीवारी में भी महफूज नहीं थी? क्या किसी बाहर के इंसान ने उसे गलत देखा था? वह समझ नहीं पा रहा था मसला कहाँ था और क्या था। एमा से ही उसका जवाब मिल सकता था, इसलिए फ्रेश होने के बाद उससे दोबारा पूछने का सोचते हुए बाथरूम में कपड़े लिए बंद हो गया। लूज सी टी शर्ट पर ट्राउज़र पहने वो एमा के रूम के बाहर आया। जहाँ वो खड़ा देख सकता था, अब बरका उसके साथ खेलने में मगन थी। वो सीने पर बाजू लपेटे एमा और बरका को देख रहा था। एमा भी बरका की तरह घुटनों के बल चल रही थी। वो दोनों रेस लगा रही थी। मंजर बहुत प्यारा था। बरका किलकारियाँ मारती हुई तेज़ तेज़ भाग रही थी। एमा भी उसके पीछे थी। बरका थक कर अब कारपेट पर लेट चुकी थी और कुछ ही वक्त में वो लंबी सांस भरती सो चुकी थी। एमा उसके बराबर लेटती मेराम की गड़ी नज़रों से बेखबर थी। वो उठकर उसे चूमती बेड पर लेटाती अब अपने कपड़े समेट रही थी। मेराम ने खुले दरवाजे पर दस्तक दी तो एमा पलटी। वो मुस्कुराकर देखती कपड़ों को उनके बैग्स में रखने लगी। अरे लड़की, ऐसे कपड़ों का काम ख़राब हो जाएगा, ज़रा तमीज़ से रखो। मेराम ने उसे बिना तय किए रखते देखकर उसके हाथ से कपड़े और बैग लेकर खुद रखने लगा। क्या तुम लाई हो ये सूट? मेराम ने यूं ही पूछ लिया क्योंकि उसे मेराम का लाया गया ऐसा ही फ्रॉक पसंद नहीं आया था।